जी हाँ मित्रों, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर प्रीलिम्स में पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 2024 का पेपर देखे करीब 100 में से 16 सवाल पूछे गए थे। अब उसमें से ये बात सही है कि करीब 13 सवाल तो लक्ष्मीकांत से सॉल्व होते हैं, लेकिन वो तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोग सॉल्व करते हैं। बाकी के जो 3 सवाल एक्स्ट्रा होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा लेफ्ट राइट करनी होती है। तो बियॉन्ड लक्ष्मीकांत ऐसी एक सीरीज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नवदीप सर चला रहे हैं और काफ़ी उपयोगी पढ़ाई भी हो रही है। जैसे सर आजकल आप देखेंगे कि ना सिर्फ आईएएस परीक्षा में बल्कि सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग सर्विस, जो अलग अलग परीक्षा यूपीएससी ली जा रही है, हर एक जगह पर पॉलिटी थोड़ा नया लेवल का एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं। जैसे इन सब बाकी परीक्षाओं में तो एबीसीडी करके 4 ऑप्शन देने थे, अब उधर भी 3 स्टेटमेंट और हाउ मेनी करेक्ट वगैरह जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये लेटेस्ट 2025 का जियो साइंटिस्ट का परीक्षा, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़िएगा। सेकंड स्टेटमेंट आप देखो कि स्टेट कैन डिनाई अ वुमन टू बी अपॉइंटेड एज डॉक्टर इन दी आर्मी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब जो गर्भवती महिला है उसको डॉक्टर की नियुक्ति नहीं मिल सकती आर्मी के अस्पतालों में, तो ये सही है कि गलत? ऐसे सर प्रश्न आ रहे हैं, तो इसका मतलब सोर्स मैपिंग क्या है और इसको कैसे अप्रोच किया? यस सर। सर ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना हमें इन डेप्थ जाना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल लक्ष्मीकांत है उसके बियॉन्ड भी जो न्यूज में इश्यूज चल रहे हैं उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन हम क्लटर नहीं कर सकते ना सर कि डिफरेंट सोर्सेज से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है, जो मेरी नई सीरीज है इसमें हमने अलग अलग चैप्टर के हिसाब से वो टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं जो लक्ष्मीकांत में दिए ही नहीं है। जैसे ये मुद्दा नंबर 3, ये पूरा चैप्टर हमारा इसी से डील कर रहा है, वुमेन इन सर्विसेज। इसके अगर आप पेज नंबर में जाएंगे सर तो वहां पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन डिट्टो वहीं से डिस्कस हुआ है सर। इसमें हम लोगों ने एक्ट भी लिखा हुआ है, किन किन कंडीशंस पे डिसमिस हो सकती है सर्विसेज, और वो इवन वो केस भी लिखा हुआ है जो रिसेंट न्यूज में भी था, सेलिना जॉन केस, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है सर। यस सर। और ऐसे ये प्रश्न कुछ और भी पूछे गए, ये प्रिजन एक्ट के बारे में, ये क्या था सर? सर ये सेपरेशन ऑफ पावर तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या उसे डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन सा एक्ट उस चीज को देखता है? सेपरेशन ऑफ पावर में ऐसी चीज लिखी ही नहीं है। हमें सिंपल एक 3 लिस्ट दी हुई है लक्ष्मीकांत में, वो थोड़ा ब्रीफली उसका इंट्रोडक्शन है। हमने अपनी सीरीज में सर हर एक टॉपिक को जो न्यूज में होते हैं, जो वेलफेयर को, जैसे प्रिजन्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, उनको डिटेल में लिखा हुआ है। आप देखिए सर, जैसे आप ये हमारा प्रिजन को लेके एक सेपरेट कॉलम है हमारी बुक में। यस। और यहाँ देखेंगे आप सेम ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ था सर। मुझे याद आ रहा है सर कि ये जो प्रश्न है कि प्रिजन मतलब कारावास या जेल का कौन सब देख सकता है, केंद्र या राज्य, और राज्य को कितनी सत्ता है। ऐसा एक बार उन्होंने मिनरल्स का पूछा कि मेजर माइनर मिनरल में कौन किसको देख सकता है। एक बार उन्होंने होमगार्ड का पूछा कि उसको क्या यूनियन या स्टेट क्या रेगुलेट करता है। तो एक पैटर्न चल रहा है। आपको खुद से आप ढूंढने बैठेंगे 25 जगह से तो आपकी सारी बैंडविड्थ, एनर्जी, टाइम इसमें चला जाएगा। सो इट इज़ बेटर कि जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो खुद से अब ऐसी जब सीरीज चला रहे हैं तो उसका लाभ लिया जाए। नवदीप सर अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल पे ये पूरी सीरीज चला रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। तो सर इसके बारे में हमें कुछ बताएं, कब कब आप ये पढ़ा रहे हैं और क्या आगे कितने वीडियोस आएंगे? सर अभी तक 3 वीडियोस आई हुई है। अगली वीडियो मंडे को आ जाएगी। और उसमें टोटल हम 7 लेक्चर्स ले रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट बियॉन्ड लक्ष्मीकांत सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। और आप इसकी हैंडआउट भी डाउनलोड कर सकते हैं एस्पिरेंट्स। जी मित्रों, तो हैंडआउट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्लस पॉइंट, और ये सब फ्री में। अच्छा सर, इसके अलावा आपके कुछ और कोर्सेज जो चल रहे हैं? सर प्लस में मेरा भी एनसीईआरटी बियॉन्ड चल रहा है सर कोर्सेज। उसमें एनसीईआरटी बियॉन्ड लेवल पे बता रहा हूँ कि कैसे उसे आप लिंक कर सकते हैं करंट जो सिनेरियो चल रहा है यूपीएससी का। उसके साथ साथ सर अभी मेरा क्रैश कोर्स भी आ रहा है, सेम इसी पे प्रोफाइल पे, अनअकैडमी पे, ऐप पे, आप प्लस पे मेरा क्रैश कोर्स भी देख सकते हैं। और मित्रों अनअकैडमी का ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, इट इज़ लाइक नेटफ्लिक्स। तो आप एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे कोर्सेज आपको अनलॉक हो जाते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, कि जैसे आप अभी कॉलेज के अंदर हैं और आपको बुनियाद से शुरुआत करनी है, तो इस प्रकार से एनसीईआरटी एंड बियॉन्ड पे आप जाते हैं, इट हेल्प्स। और सर इसके अलावा और आपके कब कब सीरीज और वीडियोस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर मंडे को एक मंडे को आता है और अगला एपिसोड तो फ्राइडे को आता है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो मित्रों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नवदीप सर की जो पूरी सीरीज चल रही है बेशक आप उसको देखिए एक बार, क्योंकि पॉलिटी के नाम पे आजकल बहुत सारे नौसिखिए लोग भी चैनल खोल के, क्योंकि सर कुछ एंट्री बैरियर तो है नहीं बीएड एमएड टाइप का, और सिर्फ लक्ष्मीकांत आप पढ़ें तो उसके ऊपर भी तो आपको जाना है कट ऑफ के लिए। तो नवदीप सर जिनको लगभग 1 दशक से ज़्यादा का अनुभव है ऑनलाइन और ऑफलाइन में पढ़ाने का, कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करवाई जा रही है। आप एक बार देखिए, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि क्या डेप्थ और उसकी क्वालिटी है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। सो मित्रों वेलकम बैक। अब हम शुरू करते हैं पिलर नंबर 2, जुडिशरी। अब जुडिशरी के हम वो टॉपिक्स देखेंगे
जो लक्ष्मीकांत और बाकी स्टैंडर्ड बुक्स में मिसिंग है। जो पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों गया था प्रियम्बल को लेकर। चलिए इसको विस्तार से मैं आपको बता देता हूं और प्रियम्बल को याद करने की एक ट्रिक भी इसी में बता दूंगा। तो देखिए गाइस, यहां पर लेफ्ट साइड में जो आप प्रियम्बल की फोटो देख रहे हैं, ये ओरिजिनल प्रियम्बल है जो 1950 में लिखा गया था। यानी 1950 के संविधान में जो प्रियम्बल था वो लेफ्ट साइड है, और जो आज 2025 में जो प्रियम्बल हमारे सामने है वो राइट साइड पे है। अगर आप 1950 वाला प्रियम्बल देखेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, यहां तक देखेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, यहां पर दोनों का सेम है। लेकिन यहां पर देखेंगे आगे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ है एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस। 1950 वाले में क्या लिखा है? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 2025 वाले में देखते हैं इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी दो वर्ड्स यहां पर आप देखेंगे एडिशन हुए हैं, एक सोशलिस्ट है एक सेकुलर है। उसके बाद देखेंगे एंड टू सिक्योर इट्स सिटीजंस जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये तो ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ये भी सेम है। फर्टर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी, यहां पर क्या लिखा हुआ है? डिग्निटी, यूनिटी, और यहां पर एक वर्ड और एडेड है इंटीग्रेटेड। यानी 3 वर्ड्स अगर आप देखेंगे ओके अभी तक जो ऐड हुए हैं प्रियम्बल में, यहां देख लीजिए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact, give to ourselves this constitution. यानी अभी तक अगर आप देखेंगे तो 1950 से अभी तक हमने दोनों प्रियम्बल देखे, 3 वर्ड्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। कौन कौन सा? अगर हम प्रियम्बल में देखेंगे, पहला वर्ड जो ऐड हुआ है दैट इज सोशलिस्ट, दूसरा वर्ड है सेक्युलर, एंड तीसरा वर्ड है इंटीग्रिटी। यानी ये 3 वर्ड्स ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं थे। चलिए प्रियम्बल के बारे में आपको पहले थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये प्रियम्बल आया कहां से। जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तब हम लोगों ने काफी सारे बाकी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को भी देखा, वहां से हमने सीख ली और उन कुछ अच्छी चीजें हमारे प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेट की। जैसे दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए वाज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री विच हैड ए प्रियम्बल। यूएसए का ही जो संविधान था वो पहला ऐसा संविधान था जो लिखा भी था और उसमें प्रियम्बल भी था। यानी अगर कोई आपसे अगर पूछेगा कि हमने प्रियम्बल का आइडिया कौन से देश से लिया, तो बेफिक्र होकर कहिएगा यूएसए। द आइडिया ऑफ हैविंग ए प्रियम्बल इन कॉन्स्टिट्यूशन वी टुक फ्रॉम द यूएसए। आगे बता दूं एक चीज, 9 दिसंबर 1946 को हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ओके, ये डेट एक याद रखिएगा। इसके बाद दूसरी डेट आती है 13 दिसंबर 1946। इस दिन पंडित नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब एक रेजोल्यूशन मूव करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। उस रेजोल्यूशन को कहते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ओके, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसमें इन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिस्कस किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आखिरकार इंडिया के लिए संविधान कैसा बनाएगी, इस संविधान में इंडिया के लोगों को मिलेगा क्या क्या। देखिए मैंने 2 वर्ड्स यहां पर कहे कि इंडिया कैसा बनाएगी
और लोगों को क्या क्या मिलेगा। जल्दी से यहां पर आ जाओ, एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। राइट साइड पे आप प्रियम्बल देख रहे हैं, प्रियम्बल के यहां पर आप वर्ड्स देख रहे हैं, इतने वर्ड्स, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये करेक्टर हैं कि हमारा पार्लियामेंट कैसा होगा, यानी इंडिया कैसा होगा। इंडिया इज कहीं ना कहीं एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, तो इंडिया के सारे पावर्स आर इन द पार्लियामेंट। तो हमने जो पार्लियामेंट के फीचर्स हैं कि पार्लियामेंट कैसा होगा वो हमने यहां पर बताया हुआ है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारे पार्लियामेंट के फीचर्स। और यही ऊपर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल जो ये वर्ड है, इट मीन्स जुस सॉले, यानी सन ऑफ द सॉइल विल रूल, द रियल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। लेकिन पार्लियामेंट इंडिया का कैसे होगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर पार्लियामेंट। उसके बाद लोगों को क्या क्या मिलेगा, एंड टू सिक्योर इट्स सिटीजंस। यहां देखिए ये जो चीजें हैं, दीज आर सिक्योर्ड टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। यानी अगर मेरे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना, मेरे को शॉर्ट में कोई समझा दे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया है, हमारा पार्लियामेंट कैसा होगा, पार्लियामेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, और लोगों को क्या क्या मिला, तो आप जस्ट प्रियम्बल पढ़ के बता सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि हमारा अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रियम्बल कैसा होगा, तो एकदम बोल दीजिए S3DR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यहां ऊपर ही लिखा हुआ है। और कोई आपसे पूछेगा कि इंडिया में लोगों को क्या क्या मिला हुआ, तो आप बोलिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, equality of status and of opportunity, fraternity, dignity, unity, integrity in this Constituent Assembly on 26th of November 1949। एकदम से आपको यह पता चल गया कि प्रियम्बल में बेसिकली वो चीज शॉर्ट में लिखी हुई है जो पूरे संविधान की चीजें। इट्स लाइक ए समरी, इट्स लाइक द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू मूव करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है हमारी, जो संविधान बना रही है, इसका एम क्या है, कैसा संविधान है बनाएगी। उस संविधान में हम लोग भारत को कैसा देख रहे हैं, एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देख रहे हैं, लोगों को क्या क्या मिलेगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। व्हेन द होल कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो इसी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही बाबा साहब अंबेडकर ने प्रियम्बल में कन्वर्ट कर दिया। यानी एक आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का कि हमारा भारत कैसा होगा, भारत के लोगों को क्या क्या मिलेगा। यानी एक लेमैन आदमी को भी हम बता सकते हैं कि हमारा जो संविधान है, उस संविधान में लोगों को क्या क्या मिलेगा, हमारा भारत कैसा है। ओके, अब यहां पर एक चीज समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये इमेजिन करिए कि अगर एक प्रियम्बल जो है ये एक स्टोरी का, हमारे संविधान अगर एक स्टोरी है तो उसका मॉरल है, तो अगर मैं मॉरल चेंज कर दूं, क्या स्टोरी भी चेंज हो जाएगी या नहीं। इमेजिन करिए, बचपन से हम लोग एक प्यासा कौवा की कहानी सुन रहे हैं। प्यासा कौवा ने कहा था ट्राई ट्राई अगेन, है ना। पत्थर बेचारा लेके आता है, पत्थर ग्लास जार में डालता जाता है, पानी ऊपर आता है, पीता है। वो प्यासा कौवा की कहानी जो हमने बचपन में भी सुनी, आज तक वो कौवा बेचारा भी प्यासा ही है। उसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था, उसका मॉरल था ट्राई ट्राई अगेन। भाई सब कुछ ऐसा ही प्रियम्बल के साथ, पूरे संविधान का जो मॉरल है इट्स इन द प्रियम्बल, पूरे संविधान का जो समरी है इट्स इन द प्रियम्बल। आप खुद ही सोचिए, अगर हम इस समरी चेंज कर दे तो स्टोरी चेंज होगी या नहीं होगी। सो ये ओरिजिनल प्रियम्बल था 1950 वाला। 2025 जो आज आप देख रहे हैं प्रियम्बल, इट हैज बीन मॉडिफाइड। तो आपको यहीं पर बता दूं कि ये तीन वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स, these three words were added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976 by Mrs. गांधी। इंदिरा गांधी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हुई थी, उसी में these three words were added। ओके, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स उसी में ऐड हुए। क्लियर। अब यहां एक चीज देख लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि दिस वाज द ओरिजिनल प्रियम्बल, ये मॉडिफाइड है
आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। मैंने आपसे कहा अगर हम समरी चेंज करेंगे क्या स्टोरी चेंज होगी या नहीं होगी? यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड नहीं लिखा था, सोशलिस्ट वर्ड नहीं लिखा था। तो क्या हम सोवरेन, क्या हम सोशलिस्ट नहीं थे, क्या हम सेकुलर नहीं थे? इंदिरा गांधी के अमेंडमेंट के बाद हम बने। इस बारे में सिर्फ 2 मिनट में आपको एक चीज बता दूं। पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि इंदिरा गांधी ने वर्ड ऐड क्यों किए। ओके, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, तो क्या इससे पहले जो ओरिजिनल प्रियम्बल है उसमें तो ये वर्ड मेंशन नहीं है सोशलिस्ट और सेकुलर? तो क्या इंडिया सेकुलर और सोशलिस्ट मिसेस गांधी ने बनाया? उनकी अमेंडमेंट के करके इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हुए, इससे पहले नहीं था। इसका आंसर मैं आपको जल्दी से दे दूं कि इंडिया आजाद होता है 1947 में। ये वही टाइम है जब पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही है, कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। दिस वाज अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजी। ओके, यूएसए एक फ्री माइंडेड आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा था, मेरा सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाला हमारा यूएसएसआर था। आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि अगर तब हम वर्ड सोशलिस्ट ऐड कर देते तो अमेरिका को ऐसा लगता कि इंडिया जो अभी आजाद हुआ है इट इज विद यूएसएसआर। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने सोशलिस्ट वर्ड लिखा नहीं था पर डिफाइन कर दिया था कि इंडिया भी एक सोशलिस्ट देश है। एक चीज याद रखिएगा, हम यूएसएसआर की तरह सोशलिस्ट नहीं है। हम सोशलिज्म यूएसएसआर वाला फॉलो नहीं करते, गांधी वाला फॉलो करते, जिसमें हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट करते कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। भले ही बाबा साहब अंबेडकर ने सोशलिज्म लिखा नहीं था क्लियरली प्रियम्बल में, लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे सो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बाबा साहब अंबेडकर इसे पहले ही ओरिजिनल प्रियम्बल में लिख गए थे। यहां देखिए ये लिखा हुआ है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो दिस वाज गांधीइज्म। ये वही सोशलिज्म था जो एक्चुअली हम फॉलो करते। तो बाबा साहब अंबेडकर ने ऊपर क्लियरली, भले ही ओरिजिनल प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड ना लिखा हो, बट उन्होंने यहां तो लिखा हुआ था ना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दिस इज गांधीइज्म। ऐसे ही हम अगर सेकुलर वर्ड ऊपर लिख देते, यहां पर सेकुलर वर्ड लिख देते, तो ये तो फ्रांस वाला सेकुलरिज्म लोग समझते ना, जहां पर स्टेट और रिलीजन का कंप्लीट डिवोर्स है, कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन इंडिया का अगर आप सेकुलर नेचर समझेंगे तो इंडिया में सेकुलरिज्म वो है जहां पर स्टेट है इज ए वॉचफुल एम्बिवेलेंट। यानी ऐसे तो स्टेट का और रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, आंखें बंद है स्टेट की। लेकिन जैसे ही किसी के रिलीजन के करके किसी और का या रिलीजन फॉलो करने वालों का ही फंडामेंटल राइट टूटता है, स्टेट एक्टिव हो जाती है। एक एग्जांपल ऑफ ट्रिपल तलाक। ऐसे तो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, हमारा सरकार सेकुलरिज्म फॉलो करती है, लेकिन जैसे ट्रिपल तलाक के करके मुस्लिम वुमेन का फंडामेंटल राइट टूट रहा था, डिग्निटी टूट रही थी, कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया, पार्लियामेंट को बोला इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करिए। यानी इंडियन सेकुलरिज्म इज वॉचफुल एम्बिवेलेंट, कंप्लीट डिवोर्स नहीं है। और हमारा सोशलिज्म, सोशलिस्ट इज गांधीइज्म। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो अगर आप लिबर्टी वाला वर्ड देखेंगे ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप, यहां पर इंडियन सेकुलरिज्म अंबेडकर जी लिख गए थे, और ताकि लोग इसे यूरोपियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म के साथ कंफ्यूज ना करें, इसलिए ऊपर नहीं लिखा था। तो ये चीज ये प्रूव करती है कि ऐसा नहीं था कि पहले इंडिया सोशलिस्ट नहीं था, सेकुलर नहीं था, मिसेस गांधी ने बनाया, भाई पहले भी थे हम। लेकिन क्योंकि हमारा नेचर अलग है और वर्ल्ड को उसके करके कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए अंबेडकर साहब ने उनको नीचे लिखा हुआ था, सोशलिस्ट भी लिखा हुआ था, सेकुलरिज्म भी लिखा हुआ था। तो क्या इंदिरा गांधी ने जब ये वर्ड्स क्लियरली ऐड कर दिए उसके बाद हम बने सोशलिस्ट और सेकुलर? नहीं सर, हम पहले से ही हैं, लेकिन हमारा नेचर अलग था, दुनिया कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने छुपा के नीचे लिखा हुआ था, लेकिन नेचर तो पहले से ही था। तो क्या मिसेस गांधी के अमेंडमेंट के बाद हम सेकुलर बने, सोशलिस्ट बने? ना सर ना, हम ओरिजिन से ही हैं। बस उन्होंने वर्ड्स को ऐड करके बस दर्शाया सारी दुनिया को कि हम हैं, लेकिन नेचर तो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का पहले से ही था। अब बात ऐसी है जैसी मैंने आपसे कही थी
कि अगर हम लोग समरी को चेंज करते हैं तो क्या कहानी भी चेंज हो जाती है ना? हाँ, हो जाती है सर। इसीलिए बहुत बार इंडिया के पॉलिटिशियंस टाइम टू टाइम आप देखेंगे कोई ना कोई पॉलिटिशियन ऐसा होगा ही जो इन दो एडिशंस को, ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड किया गया है संविधान में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इनको अटैक करता रहता है। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ऐसा नहीं है कि हमें मिसेस गांधी ने सोशलिस्ट और सेकुलर बनाया, पहले से ही है भाई, वो लिखा हुआ था अंबेडकर साहब ने। दैट्स व्हाई इज ए जीनियस। आप देखिए कैसे उन्होंने वर्ड्स में ही ऐड कर दिया था उन्हें, ओपनली भले ही डिक्लेयर ना किया हो, बट नेचर तो लिखा हुआ था। तो कई बार काफी सारे पॉलिटिशियंस आप देखेंगे जो टाइम टू टाइम इसे अटैक करते रहते हैं, ये एडिशन खराब है यार, ये एडिशन होना नहीं चाहिए क्योंकि ओरिजिनल में हम सेकुलर नहीं थे। अरे थे यार हम, ये यहां पर लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप, दिस इज द ओरिजिनल सेकुलर नेचर ऑफ इंडिया। हम अब यूरोपियन वाले सेकुलर नहीं है, इसलिए छुपा के लिखना पड़ा ताकि अंग्रेज भी जब हमारा संविधान का प्रेम्बल पढ़े तो कंफ्यूज ना हो जाए कि ओ इनका भी यूरोपियन सेकुलरिज्म। नहीं भाई, हमारा वॉचफुल एम्बिवेलेंट है। हम सोशलिज्म शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं, तभी तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, रिजर्वेशन भी है भाई। दिस इज द गांधीयन सोशलिज्म। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने टारगेट किया हुआ था कि यार ये वर्ड हटाने चाहिए। बहुत सारे न्यूमरस टीवी डिबेट्स में आप देखेंगे वो लोग कहते हैं कि इनको डिलीट करना चाहिए, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है। रिपीटेडली आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में केस जाता रहता है कि इसको हटाइए। रिसेंटली एक केस 2020 में भी गया था, डॉक्टर बलराम सिंह ने फाइल की थी एक पिटीशन, ये दोनों वर्ड्स जो हैं इनको हटा दिया जाए बिकॉज दीज वर एडेड बाय इंदिरा गांधी, ओरिजिनल में नहीं थे। लेकिन आप एक चीज समझिए, वर्ड नहीं था पर नेचर तो था ना, जो ये डिलीवर करना चाहते हैं, जो इनकी एसेंस है वो तो प्रेम्बल में थी ही थी। ओके जैसे मैंने आपको बताया, हम अगर सेकुलर वहां ओपनली नहीं लिखा था इसका मतलब नहीं हम सेकुलर नहीं थे। यहां देखिए लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ वर्शिप, हमें अगर ये नहीं लिखा कि हम सोशलिस्ट थे, भाई हम गांधी सोशलिज्म फॉलो करते थे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो बलराम सिंह जी ने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि इनको हटा दो। इससे पहले मैंने आपसे कहा सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने भी फाइल की हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये प्रियम्बल में ऐड किया गया है, इससे कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर की उल्लंघना नहीं हुई है, किसी के राइट्स नहीं गए भाई, से कोई फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे अटैक नहीं हुआ है, कोई बेसिक स्ट्रक्चर पे अटैक नहीं हुआ है। इसीलिए इतने साल बाद 1976 में ऐड हुई है, आप 2020 में आ रहे हैं कि इसको हटा दो। इसको हटाएं किसके लिए? उन्होंने यही चीज की कि नेचर तो है ही हमारा कि हम सेकुलर भी हैं, सोशलिस्ट भी है, और वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन था। अभी भाई साहब ये ना आपका बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है, ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट पर अटैक कर रहा है, ना किसी फंडामेंटल राइट पर अटैक कर रहा है, तो इसको हटाना ही क्यों? तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि बिल्कुल सही है, दीज वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स जो ऐड हुए हैं ये भाई सब इलीगल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। दीज विल स्टे हियर, ये यहीं पर रहेंगे। ओके सो इसी के साथ साथ मैंने आपसे कहा था, चलो ये तो वर्ड्स प्रियम्बल में रहेंगे, मैंने आपसे ये भी कहा था कि एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप पूरे का पूरा जो अपना प्रियम्बल है उसे याद कर लेंगे। तो अगर आपको एग्जाम में आ गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तीनों वर्ड्स का एडिशन, नहीं, इट वुड बी देयर। जल्दी से आपको ट्रिक बता दूं प्रियम्बल कैसे याद रखेंगे। पहले हम लिखेंगे वी द पीपल, ओके, उसके बाद आप लिखना S3DR, ओके, इसके बाद लिखेंगे आप यहां पर एंड टू सिक्योर इट्स सिटीजंस, यहां पे लिखिएगा JLEF, जे के आगे लिखिएगा सेप, इसके आगे लिखिएगा टेबफ, ई के आगे लिखिएगा सॉप, फ्रेटर्निटी के आगे लिखिएगा DUI इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके आगे डेट लिख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं 26 नवंबर 1949। वी द पीपल S3DR, पहले एस का मतलब सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर इट्स सिटीजन, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। डेट नीचे याद रख लीजिएगा 26 नवंबर 1949। तो दिस वॉज अबाउट द प्रियम्बल जो इशू चल रहा है।
आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आई होप आपको प्रेम्बल लिखना भी शॉर्टकट भी याद हो गया होगा। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एडिशन? नहीं है। तो कौन से अमेंडमेंट से हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक हाई फीस, जैसे एक टर्म है कि जो ऑफलाइन क्लासेस है आजकल बहुत हेफ्टी फीस एस्पिरेंट से ले रहे हैं, वो एक हर्डल है आपके लिए। आप हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। तो इंडिया की बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने के लिए आपके लिए ऑफर है 60% ऑफ का। अब हमारा जो 15 मंथ्स वाली सब्सक्रिप्शन है वो आपको सिर्फ 22,999 में मिलेगी। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स की तरह है। आप किसी भी अपने मन चाहे टीचर से मन चाहे कोर्स में पढ़ सकते हैं। ओके। और अगर हाँ आप 25 का अटेम्प्ट कर रहे हैं, जीएस तो आपका पक्का है, लेकिन सीसेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो सीसेट का हमारे पास एक क्रैश कोर्स है बाय मधुकर सर। इट्स फॉर 2,999 ओनली। ये बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो यानी आपकी सिलेक्शन अब सीसेट के करके नहीं रुकेगी। याद रखिएगा, अनअकैडमी में हमारे पास हर लैंग्वेज में बैच है। अगर आप यू बिलोंग टू इंग्लिश के लिए आपके पास आगाज है 2027 के अटेम्प्ट के लिए, पारम फॉर हिंदी बैच है 2026 के लिए, आरम 2026 का इंग्लिश बैच है, एंड इंडिया की बेस्ट इंग्लिश फैकल्टी का पढ़ने के लिए वी हैव द इग्नाइट बैच। आगे बढ़ते हैं एक बार। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमने डिस्कस करना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट है शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन को लेकर, और क्या रिलीजन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि क्या रिलीजन भी एक टूल बन सकता है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन सकता है इन द रिजर्वेशन जब शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लास की बात होगी। कुछ क्वेश्चंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए कि क्या मुस्लिम्स एज ए होल, क्योंकि हमने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखी जिन्होंने कहा आजादी के इतने साल बाद भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं हटा पाई है मुस्लिम से। तो क्या मुस्लिम्स एज ए होल हम ओबीसी कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं? क्या उन्हें एज ए होल रिजर्वेशन दे सकते हैं? पहले आंध्र प्रदेश ने, फिर वेस्ट बंगाल ने अटेम्प्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा? दूसरा, जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं क्या उन्हें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, कोई XYZ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में थे, हिंदू थे, अब वो क्रिश्चियन बन गए, क्या स्टिल उन्हें वो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो बीइंग हिंदू शेड्यूल कास्ट उन्हें मिलते थे? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि रीसेंट जजमेंट्स क्या कहती हैं इन दोनों इश्यूज के ऊपर। सबसे पहले आपको बता दूं, 2012 के आसपास जब लेफ्ट की सरकार थी वेस्ट बंगाल में, उस लेफ्ट की सरकार ने मुस्लिम्स को एज ए होल पहला अटेम्प्ट किया, ओबीसी कंसीडर किया, और एक एक्ट लाया जिसे हम लोग कहते हैं वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन सर्विस पोस्ट एक्ट 2012। इसमें कुछ मुस्लिम जो कास्ट थी उनको एज ए ओबीसी कंसीडर किया गया, अराउंड 44 थी। इसके बाद ममता दीदी आती हैं, टोटल 77 क्लासेस को, यानी जो एग्जिस्टिंग थी उसके साथ साथ और ऐड करती है, और टोटल 77 क्लासेस मुस्लिम की कास्ट को अब बैकवर्ड डिक्लेयर कर देती हैं वेस्ट बंगाल में। यह केस कलकत्ता हाईकोर्ट में जाता है, और मई 2024 में जब ममता बनर्जी ने टोटल क्लासेस ओबीसी में जो मुस्लिम की जो टोटल कास्ट थी वो 77 को ऐड कर दिया था, इस चीज को कलकत्ता हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि सर एक हिसाब से आप देखेंगे तो पूरे मुस्लिम जो समाज है उसको ही वेस्ट बंगाल में तकरीबन ऑल आपने ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। ओबीसी का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो अदर बैकवर्ड क्लासेस है,
अगर हम स्टार्टिंग में काका केलेकर की डेफिनेशन के हिसाब से जाते हैं फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन में, तो उन्होंने कहा था ये वो कुछ कास्ट हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए। ये रिलीजन की बात नहीं कर रहे, ये किसी पूरी रेस की बात नहीं कर रहे, पूरे जेंडर की बात नहीं कर रहे, ये कुछ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हिस्टोरिकली सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए थे। लेकिन यहां पर जो वेस्ट बंगाल में हो रहा था, एक अपीजमेंट पॉलिसी थी। पूरे के पूरे एक रिलीजन को आपने उठाया, आपने ओबीसी में दाखिल कर दिया। केस कलकत्ता हाई कोर्ट पहले गया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 लाख सर्टिफिकेट्स जो ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने इशू किए हुए थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एक चीज याद रखना, जो 2012 से रिक्रूटमेंट चल रही थी उसे नहीं हटाया, ओके, उन्हें वहीं पर रखा। लेकिन जो नए सर्टिफिकेट्स और ये 77 क्लासेस जो ममता बनर्जी ने टोटल ऐड कर दी थी, अब इन सबको कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इवन इसे अपीजमेंट भी कहा। ममता बनर्जी ने इस कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा नहीं कहा जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने नहीं कहा था। उसके ऊपर और चीजें ऐड ऑन की, जैसे उन्होंने कहा रिजर्वेशन कैन नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अरे सर, अदर बैकवर्ड क्लासेस को फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन काका केलेकर ने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहा। और इंदिरा साहनी केस में भी ये बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि ये वो कुछ क्लासेस है, कुछ ऐसा ग्रुप है जो हिस्टोरिकली सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए, उन्हें ये रिजर्वेशन मिलेगी। तो उसमें कहा गया था कि नो क्लास ऑफ सिटीजन कैन बी क्लासिफाइड एज बैकवर्ड। इंदिरा साहनी केस में कहा गया, जिसे मंडल केस भी कहा जाता है, ऑन द रीजन ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। तो यहां तो इसी चीज की उल्लंघना हो रही थी। पूरे का पूरा एक रिलीजन आपने उठाया और बैकवर्ड क्लास में डाल दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन कैन नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बिकॉज इंदिरा साहनी केस में पहले सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बात कर चुकी है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी आया कि सर ये ऐड कैसे होता है, कि जो नया, चलिए आप इनको तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये रिलीजन को आप दे नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम चीज कही। लेकिन सर एक और क्वेश्चन तो है ना कि अगर मैं XYZ कास्ट से आता हूं, शेड्यूल कास्ट में आता हूं, मैं हिंदू रिलीजन में हूं, अगर मैं ईसाई धर्म में परिवर्तन करता हूं, क्या स्टिल में शेड्यूल कास्ट रहूंगा या नहीं रहूंगा? क्या जो बेनिफिट्स एक शेड्यूल कास्ट को मिलते हैं वो मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? इसके लिए थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। पहले आर्टिकल 341 देखना पड़ेगा। आर्टिकल 341 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कास्ट को, रेसेस को और ट्राइब्स को, क्लियर, जिसे वो शेड्यूल कास्ट घोषित कर सकते हैं। यानी द पावर टू मेक ए लिस्ट, डिक्लेयर ए कास्ट एज अ शेड्यूल कास्ट इज विद द प्रेसिडेंट। और जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 341 है। इसी आर्टिकल से पावर लेके प्रेसिडेंट ने द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, एक डॉक्यूमेंट है जो ऑर्डर निकाला हुआ है जिसमें सारी कास्ट के बारे में लिखा हुआ है, जिसे प्रेसिडेंट साहब नोटिफाई करते हैं एज अ शेड्यूल कास्ट। पूरी लिस्ट है। अब एक चीज याद रखिएगा, ये वो ऑर्डर है 1950 वाला ऑर्डर है। अगर आप देख रहे हैं तो अक्सर मैंने आपसे कहा कि वर्ना सिस्टम कहां था? हिंदुइज्म में था। बाकी अगर आप रिलीजन दुनिया के देखेंगे वहां पे तो कास्ट सिस्टम आपको मिलेगा नहीं। इनफैक्ट दे आर बेस्ड ऑन इक्वालिटी। लेकिन इस ऑर्डर को, जो 1950 वाला प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, इससे 2 बार अमेंडमेंट हुई है। एक 1956 में हुई जब ये थर्ड क्लॉज को ऐड किया गया। लुक एट द थर्ड क्लॉज। इसका आप थर्ड क्लॉज देखें ध्यान से, लिखा हुआ है इसी द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 जो प्रेसिडेंट ने रिलीज किया, जिसमें कास्ट दी हुई है। इसका थर्ड क्लॉज पढ़िएगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन पैराग्राफ 2, नो पर्सन हु प्रोफेसेस ए रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू। पहले सिर्फ ये हिंदूज के लिए था कि हिंदू में ही जो बिल्कुल लोअर वर्ना में आती हैं,
जातियां, उनको शेड्यूल कास्ट कंसीडर किया गया था। लेकिन 1956 में अमेंडमेंट होती है, 6 को भी एक्सटेंड किया जाता है। 6 में भी काफी सारी कास्ट हैं जिन्हें शेड्यूल कास्ट कंसीडर किया गया। 1919 में बुद्धिज्म में भी कुछ कास्ट थी जिन्हें एज ए शेड्यूल कास्ट कंसीडर किया गया। यानी ओरिजिनल जो प्रेसिडेंट आर्टिकल 341 से जो पावर लिया था प्रेसिडेंट ने, ओरिजिनल ऑर्डर में सिर्फ आपको द हिंदू मिलेगा। 1956 में हम लोग देखते हैं 6 को एडिशन होता है इसमें, 1990 में बुद्धिस्ट के ऑर्डर एडिशन होता है। यानी अभी तक 3 रिलीजन है, 3 टोटल रिलीजन से, हिंदुइज्म, सिख्स एंड बुद्धिस्ट, जहां से शेड्यूल कास्ट ऐड किए जाते हैं, जिसमें इन 3 रिलीजनों से कास्ट लिए जाते हैं, उन्हें प्रेसिडेंट साहब नोटिफाई करते हैं शेड्यूल कास्ट और उन्हें बेनिफिट मिलते हैं। अब अगर कोई हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया, या सोचिए मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, इस्लाम धर्म अपना लिया, उन्हें ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे या मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है? ओके, सो दिस इज द थिंग, जो केस भी है जो हमने देखना है। इसी को चैलेंज सबसे पहली बार किया गया था सुसाई केस में। सुसाई एक शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते थे, जिसे हम लोग आदि द्राविड़ा कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। लेकिन क्रिश्चियनिटी में कास्ट सिस्टम का कोई कंसेप्ट है नहीं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि वो भले ही ईसाई धर्म में परिवर्तन हो चुका है उनका, लेकिन वो अभी भी आदि द्राविड़ा कम्युनिटी के मेंबर हैं। धर्म चेंज करने से उनको ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ही स्टिल लाइज इन द बॉटम ऑफ द सोसाइटी। स्टिल उन्हें वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे शेड्यूल कास्ट जो चीजें झेलता है वही वो भी झेल रहे। तो उन्हें डिस्पाइट धर्म परिवर्तन, उन्हें ये सब बेनिफिट्स मिलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, सुसाई केस में ये तो नहीं कहा, सुसाई केस में ये तो नहीं कहा था कि जो आदमी धर्म कन्वर्ट करता है क्या उन्हें शेड्यूल कास्ट के जो बेनिफिट्स वो मिलेंगे या नहीं। लेकिन उन्होंने ये चीज ये जरूर कही थी कि अगर आपका दूसरे धर्म में जाने के बाद भी आपके साथ आपको ऐसा लगता है कि जो ट्रीटमेंट है वो सही नहीं हो रहा और आपको वो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, आप अभी भी इक्वालिटी फील नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्रूव करना है कोर्ट में आके कि आप अभी भी हैंडीकैप ही सफर कर रहे हैं, यू आर फीलिंग लाइक हैंडीकैप। ओके, हैंडीकैप का यहां मतलब ये है कि आपके साथ अभी भी भेदभाव होता है, आप अभी भी इक्वल नहीं है सोसाइटी में, आप प्रूव करिए। यानी अगर आप हिंदुइज्म में थे, आदि द्राविड़ा कम्युनिटी से, आप शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट्स ले रहे थे, अब आप ईसाई बन गए, और भले ही ईसाई में कोई कास्ट सिस्टम का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि आपके साथ वाद विवाद होता है, भेदभाव होता है, तो पहले प्रूव कीजिए कोर्ट में आके, फिर हम आपको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे नहीं कहा, डायरेक्टली नहीं कहा कि जो कन्वर्ट हो जाते हैं उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन घुमा के कहा कि आप प्रूव कीजिए कि आपको मिलेगा, अगर मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए। ओके, तो ये जो इसके बाद हमने देखा था, पहले हिंदूज के लिए था, इसमें बाद में सिख्स और बुद्धिस्ट ऐड हुए। इट वाज चैलेंज, इसे चैलेंज किया गया था। इट वाज चैलेंज इन गाजी सादुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम लोग देखते हैं, कोई फैसला दिया नहीं। इनफैक्ट जैसे मैंने आपसे कहा कि सेंटर से कहा इतने सालों के बाद जरा एक कमेटी बनाना, देखना है क्लॉज 3 सही है या नहीं, कि जो शेड्यूल कास्ट है वो सिर्फ हिंदू, सिख्स एंड बुद्धिस्ट से होंगे, क्या क्लॉज सही है या नहीं। तो एक सेंटर ने एक रंगनाथन मिश्रा कमेटी बनाई थी, इन्होंने रिपोर्ट दी, इन्होंने कहा सर होने चाहिए। बाकी रिलीजन्स में भी ऐसी कास्ट है जिन्हें ये बेनिफिट्स एक्सटेंड होने चाहिए। सेंटर ने रिपोर्ट मानने से मना कर दिया, नया कमीशन बना दिया जिसे हम लोग कहते हैं KG बालाकृष्ण कमेटी। अभी उनकी रिपोर्ट इस साल अक्टूबर में आएगी, अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है। तो क्या रिलीजियस कन्वर्ट्स जो होते हैं उन्हें भी शेड्यूल कास्ट के जो बेनिफिट्स है वो मिलने चाहिए या नहीं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अभी तक इस पे रिपोर्ट आ रही है। कौन सी कमेटी है? KG बालाकृष्ण कमेटी। रंगनाथ मिश्र ने कहा था होनी चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम्स अभी भी बैकवर्ड है सोशली एंड एजुकेशनली, एंड वी रेड अबाउट द होल जर्नी। ओके, सो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक बहुत ही
एक अच्छी डेफिनेशन वाला टॉपिक है, न्यूज में था, एक आर्टिकल आया हुआ था एक न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें वर्ड लिखा हुआ था जुडिशियल इवेजन। तो यहां पर यह मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टर्म्स टाइम टू टाइम अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी ने जो है टर्म्स एग्जाम में पूछी हुई है टाइम टू टाइम। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये टर्म देखें, व्हाट डज दिस टर्म जुडिशियल इवर्जन मीन। एक चीज याद रखिएगा, आर्टिकल 50 ये कहता है, अगर हम हमारे संविधान का आर्टिकल 50 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 50 ये चीज कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है इंडिया में, दे विल एक्सरसाइज सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन हमने काफी टाइम पहले एक चीज नोटिस की थी कि इंडिया में देयर इज नो परफेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। आपका लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव आता है, आपका एग्जीक्यूटिव ही जजेस को अपॉइंट करता है और रिमूव उनका लेजिस्लेचर करता है, यानी पार्लियामेंट करता है। देयर इज नो परफेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। हमने ये चीज कॉन्सेप्ट वाइज एक सीरीज में समझी हुई है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, जुडिशियल इवेजन ये होता है कि जब जो गवर्नमेंट सेंटर में है, कहीं ना कहीं जो उसकी नीतियां हैं वो जजमेंट में भी रिफ्लेक्ट होती है। इसी चीज को कहते हैं जुडिशियल इवेजन। जब सेंटर में जिसकी सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट की जजमेंट्स में भी दिखे, उसे जुडिशियल इवेजन कहते हैं। ऐसा इंडिया में काफी बार देखा गया कि ऐसा हो रहा है। एक एग्जांपल आपको रिसेंटली देता हूं कि इंडिया में ये चीज आप देखते आए हैं कि जहां पर हमें ऐसा लगा कि यार ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो इसकी आइडियोलॉजी है, जो इसका कहना है, कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें हामी कर रहा है। बहुत सारे केसेस अगर आप सोचोगे आपको याद आ जाएंगे। लेकिन रिसेंटली मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूं। पहली एग्जांपल, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा, इलीगल बुलडोजर डिमोलिशंस, जो बुलडोजर राज चल रहा था उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवाया, कहा नहीं आप नहीं कर सकते, रुक जाओ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो रूलिंग पार्टी नहीं लाया उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। थर्ड, बिल्किस बानो गैंगरेप केस में जो मुजरिम थे उनको रिमिशन दी गई थी, उनको छोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, गलत है, वापस डाली। ये 3 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो रिसेंट टाइम में ये प्रूव करता है कि आज जो इंडियन जुडिशरी है वो जुडिशियल इवेजन का शिकार नहीं है, वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ जा रही है। रिसेंट टाइम में हमने ये ट्रेंड देखा है। इसीलिए मैंने कहा, अगर आप बिल्कुल टॉपिक को रीड करेंगे, में लिखा हुआ है डिपार्चर फ्रॉम एलिज्ड जुडिशियल इवेजन, यानी अभी जो हमारी जुडिशरी है, ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर जुडिशियल इवेजन से बाहर जा रही है। जो कहा जाता था कि इंडिया की जुडिशरी कहीं ना कहीं सेंटर जो पावर में सरकार है जिसकी, उसी के कहने पे चलती, भाई उससे हम बाहर जा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय जुडिशियल इवेजन। और मैंने कुछ आपके सामने एग्जांपल्स भी बताए जहां मैंने प्रूव किया कि आज जो हमारी जुडिशरी है वो भाई सब डिपार्चर कर चुकी है, अब वो जुडिशियल इवेजन का शिकार नहीं है। ये थे 3 मेन कॉन्सेप्ट्स आज के इस लेक्चर में। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ही होंगे। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। You can download the lectures from the link given below. A great day ahead of you guys. Let's crack it.